हेलो 10th क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने पढ़ा था परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब ऊर्जा के माध्यम। तो परंपरागत हमने क्या बताया था? परंपरागत मतलब जो चीज़ हमको डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हुई थी, है ना, जैसे कि कोयला, है ना, प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ। और गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत में क्या आएगा? जो हमको प्रकृति से जो प्राप्त हुई है जो चीज़ें, उसको हमने कैसे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो गैर, उसको हम कहेंगे जो प्रकृति से हमको जो चीज़ मिली है उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया ऊर्जा में। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो कौन कौन से प्रमुख है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में? पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा बायोमास ऊर्जा, चौथा भूतापीय ऊर्जा। अब जब जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जहाँ बाहर खड़े होते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, हम गर्म हो जाते हैं, हमको गर्मी लगने लगती है। तो सूर्य का ताप जो है डायरेक्ट हम पे पड़ता है, तो ये क्या आ गया? ताप, है ना, सौर ताप। क्या सौर, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम उसको सौर ऊर्जा को कैसे उपयोग करते हैं? उसको मशीनी के द्वारा उस पर एक लेंस लगा के सूर्य की ताप को एक जगह एकत्रित करके उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? खाना बनाने में करते हैं। खाना बनाने के लिए आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा का जो संयंत्र होता है उससे खाना पकाया जाता है, उसका अन्य चीज़ों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सौर तापीय ऊर्जा जो है वो संग्राहकों और रिसीवरों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, रिसीवर को, है ना, और संग्राहक में एक जगह उसको एकत्रित करते हैं। जबकि सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में भी प्राप्त करने हेतु सौर फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से जो प्राप्त होती है बिजली, उसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाने लगा है। अब सौर ऊर्जा से तो इतना ज़्यादा खोज चल रही है कि जैसे हम अब सौर ऊर्जा है और अपने छत के ऊपर हम सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है? रूम गर्म होता है, पानी गर्म होता है। मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत में वो करके उससे हम इस तरह से उसके ताप का हम प्रयोग करते हैं। तो खाना बनाने के लिए, रूम हीटर गर्म, कमरे को गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, इन सब चीज़ों में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दूर दराज गाँव में भी जहाँ बिजली नहीं होती है वहाँ पे भी हम सौर ऊर्जा के माध्यम से अति सरलता से उसका हम विभिन्न तरीके से कार्यों में उसका उपयोग किया जा रहा है। आज देश में 96 मेगावाट क्षमता की 9,80,000 से अधिक सौर बिजली इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पवन ऊर्जा। तो आपने गांव में देखा होगा, जब कभी आप ट्रेनों से सफ़र करते होंगे तो चक्की लगी रहती है पंखे जैसी। तो वो जब पवन मतलब हवा, पवन का मतलब क्या होता है? हवा। तो जब हवा चलती है तो उससे वो बहुत तेज गति से चलती है, तो उससे भी ऊर्जा मिलती है हमको। ठीक है, तो पवन ऊर्जा जब बहती हुई हवा की गति से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। तो उस पवन की गति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि कार्य में करते हैं, और परिवहन के लिए तो मनुष्य इसका प्रयोग शुरू से ही करता आ रहा है। अब पवन ऊर्जा का प्रयोग जमीन के अंदर से जल की निकासी हेतु भी किया जाता है, अर्थात उसको उससे बांध दिया जाता है और उसकी हवा से तेजी से वो ऊपर की ओर खिंचती है चक्की। इस पवन ऊर्जा से द्वारा पवन चक्की का उपयोग जो है वो भूगर्भ, भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर, भूगर्भ में जो जमीन के अंदर जो जल होता है उसको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब भारत में पवन ऊर्जा का कुल संभावित क्षमता कितनी है? 4500 मेगावाट आंकी गई है, और अभी फिलहाल इससे जो उत्पादन हो रहा है पवन ऊर्जा से वो 1340 मेगावाट का उत्पादन अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो ये हो गया पवन ऊर्जा। अब हम देख लेते हैं कौन सी ऊर्जा आती है? बायोमास ऊर्जा। बायोमास जो अपना सड़ा गला जो कचरा होता है, और कचरा है, और क्या बोलते हैं कि मलमूत्र, ये जो अपशिष्ट है, घर से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है ना, वो निकलता है, तो उससे क्या बना? तो उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है, मतलब उसको भी कन्वर्ट करके उसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा बनाने में। तो कृषि, वन मतलब जंगल से प्राप्त हो कचरा, पशु उद्योग व अन्य के अपशिष्टों से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोमास ऊर्जा कहते हैं। बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों ही रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। गैस उत्पादन हेतु गोबर और मनुष्य का मलमूत्र व अन्य जैव जो अपशिष्ट होते हैं ना, उसका प्रयोग किया जाता है, और जो इन्हें ऑक्सीजन रहित वातावरण में क्या करते हैं? सड़ाते हैं, जिससे कौन सी गैस हमको मिल जाती है? मीथेन गैस मिलती है। जो यह गैस क्या होती है? बहुत ही मीथेन गैस सस्ती पड़ती है, और इसके जलने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता।
इसके बाद जो अपशिष्ट मिलता है उसका प्रयोग पौधों की जो खाद बनती है उसमें इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये होता है बायोमास ऊर्जा। जो अपशिष्ट घरों से निकलता है उसका प्रयोग भी हम ऊर्जा के रूप में कर लेते हैं। अब हम चौथा क्या देख लेते हैं, भूतापी ऊर्जा। भू अर्थात जमीन, तापी मतलब गर्म, जमीन जो तपती उससे जो हम ऊर्जा मिलती है उससे हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जैसा कि आपको पता है क्या है, बहुत ही गर्म है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो गर्म है तो भूगर्भ से इस ताप से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, भूतापी ऊर्जा कहते हैं। यह उत्पादन गर्म जल के स्रोत मतलब गर्म जल के माध्यम, जहाँ जहाँ गर्म जल मिलता है हमको वहाँ वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है और जलाशय पर भी निर्भर रहता है। इस प्रकार 340 जलाशय हैं जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जलाशय कहाँ कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम हिमाचल और पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। तो ये हमने क्या देख लिया, भूतापीय ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कितने हैं, ये परीक्षा में आता है आपको, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ जो कि नष्ट हो जाते हैं तुरंत, एक बार उसका यूज़ करते हैं जैसे कोयले का तो वो क्या हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है तो हम उसका बारंबार उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा संग्राहक और रिसीवर के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जबकि सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में भी प्राप्त करने हेतु इसको सौर फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाने लगा है और दूर दराज से विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है। आज देश में 96 मेगावाट क्षमता की 9,80,000 से अधिक सौर बिजली इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अब पवन ऊर्जा, बहती हुई जो हवा की गति उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की गति का प्रयोग कृषि कार्यों तथा परिवहन में मनुष्य क्या शुरू से करता आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, पवन ऊर्जा का उपयोग भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर से जल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब भारत में पवन ऊर्जा का कुल संभावित क्षमता कितनी है, 4500 मेगावाट आकी गई है और वर्तमान में 1340 मेगावाट इसमें उत्पादन किया जा रहा है पवन ऊर्जा का। अब बायोमास ऊर्जा एक बार रिपीट कर लेते हैं। कृषि, वन, पशु उद्योग एवं अन्य के अपशिष्टों से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसको बायोमास ऊर्जा कहते हैं ना। अब बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों ही रूपों में हमको प्राप्त की जाती है। गैस उत्पादन हेतु गोबर, मनुष्य का मलमूत्र व अन्य जैव अपशिष्ट उपयोग करते हैं। इन्हें O2 रहित वातावरण में सड़ाकर मुख्यतः कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है, जो कि सस्ती पड़ती है और ये क्या होती है, इसके जलने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसे बायोगैस कहते हैं। इसके बाद भी जब ये कुछ अपशिष्ट जो मिल जाता है तो उसका प्रयोग पौधों की खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब भूतापी जो ऊर्जा, पृथ्वी का जो ताप होता है उससे जो ऊर्जा मिलती है, तो पृथ्वी का हमको मालूम है उसका आंतरिक भाग क्या होता है, अत्यंत गर्म होता है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है, भूगर्भ के इस ताप से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार 340 जलाशय हैं जिनमें कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और इन जलाशय का उत्तर पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी समुद्र तट पर ये स्थित है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो कौन कौन से पढ़ा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा से क्या समझते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा वो होती है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाती है और इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते हैं और सीधे एक बार जल के वो समाप्त हो जाता है। और गैर पारंपरिक मतलब जिससे जो प्रकृति से जो प्राप्त होती है चीज़ें उसका हम फिर पुनः क्रिया करके उसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं, इसलिए इसको गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। आज के लिए आपका ये लेसन समाप्त हो गया। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कॉपी में आप अच्छे से इसको नोट करिए और इसकी फ़ोटो खींच कर हमको भेजिए ताकि हमको ये पता लगे कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे। ठीक है।